गुड इवनिंग एवरीवन। ऐसा प्रिविलेज नीता भोजवानी का बैकग्राउंड किसी को मिले, ऐसा प्रिविलेज सिर्फ मुझे है। और मैं बहुत लकी हूँ। इट्स सो गुड टू बी बैक ज्ञान भारत में। खास करके सेशंस लेना, एक सेशन के पीछे कितनी मेहनत लगती है, ये जितने लोग भी यहाँ बोले उन सबको पता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी सेशन के लिए प्रिपेयर करना। अब तो दो बच्चे हो गए, तो अब मैं सीख रही हूँ दो बच्चों को हैंडल करना, अलॉन्ग विद बुक रीडिंग एंड उसका समरी कैसे तैयार करते हैं। सो आई होप कि मैं बहुत से जितने आजकल मैं सुनती हूँ जो स्पीकर्स हैं उनकी तरह मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि जितने अच्छी तरह समझा सकूँ वो मैं आप लोगों को समझाऊं। सो आज की बुक का नाम है अटैच्ड, और इसे दो ऑथर्स ने लिखा है, आमिर लेवीन एंड रेचल हेलर। हम आज की बुक का नाम है अटैच्ड। इसके दो ऑथर्स हैं, आमिर लेवीन एंड रेचल हेलर। ये बहुत पुराने दोस्त हैं। एंड जो आमिर लेवीन है, ये एक बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं। ये एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक थेरेपेटिक नर्सरी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे जब उन्हें अम, एक अपनी फ्रेंड तमारा, जिसकी फर्स्ट स्टोरी इस बुक में दी गई है, वो तमारा से वो मिले एंड उन्होंने अ, वो जब अपने रिलेशनशिप के बारे में कंसल्ट कर रही थी तो उन्होंने देखा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट, वो उनको बहुत टाइम से जानते थे, और ये एक रेजिलियंट, यानी जो भी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो बहुत इजीली उसको सॉल्व कर ले, वैसी लड़की जो है वो अचानक से कैसे एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मेरे पास आ रही है डिस्कस करने, एंड एकदम से ये क्या हो गया, उसको इतना स्ट्रेस में रहती है एंड कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था उनका रिलेशनशिप में ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। एंड उसी समय अराउंड दैट टाइम उन्होंने एक रिसर्च स्टडी रिसर्च रिसर्च फाइंडिंग्स देखी, जो कि फिलिप शेवर एंड सिंडी हजान करके दो लोग हैं, भी बहुत जाने माने लोग हैं, उनकी पेपर में लिखा था कि जो एडल्ट्स हैं वो बच्चों की तरह ही अटैचमेंट पैटर्न्स शो करते हैं, और जिस तरह से बच्चों के में होते हैं वैसे बड़ों के में भी होते हैं, और ये उनको बहुत फैसिनेटिंग लगा कि ऐसा कैसे बच्चों का और बड़ों का कैसे सेम हो सकता है। तो फिर उन्होंने इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च किया और नॉलेज इकट्ठा किया, और ये जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब ये पार्ट टाइम जॉब करते थे, और ये जिस जो उनका एक फील्ड है साइकेट्री का, वो वहां पर जो न्यू मदर्स होती थी, जो टॉडलर्स की मदर होती थी, उनको उनके पीटीएसडी और जिस पीटीएस यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिनको होता था उनको कंसल्ट करते थे। तो ये बच्चों की तो अटैचमेंट स्टाइल को बहुत अच्छे से समझते थे, तो उन्होंने जब ये देखना शुरू किया कि बड़ों में भी ऐसे ही होता है, तो उन्होंने फिर अपनी पुरानी फ्रेंड रेचल हेलर को कॉल किया और उन्होंने उनसे मदद मांगी, और उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसे गाइडलाइंस और एडवाइसेस इकट्ठा करेंगे और एक बुक लिखते हैं जिसमें जो भी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके सफर कर रहे हैं लोग, वो लोगों को हम हेल्प करेंगे। एंड इस तरह से ये बुक जो है वो सामने आई। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले तो अटैचमेंट होता क्या है। ये अटैचमेंट वो तरीके हैं जिससे हम अपने रिलेशनशिप में इंटीमेसी को समझते हैं और उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। अब इंटीमेसी क्या होता है, इंटीमेसी बहुत लोग ना गलत, अलग अलग डेफिनेशंस है लोगों के पास, तो गलत भी समझते हैं। तो इंटीमेसी एक्चुअली वो फीलिंग है जब आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर से क्लोज है और इमोशनली कनेक्टेड है, और आपको उनसे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो वो एक इंटीमेसी होती है, वो एक फीलिंग है इंटीमेसी की, जो आपको सपोर्टेड, लव्ड और इमोशनली स्ट्रांग ये सब बनाती है। तो अटैचमेंट क्या है, ये इंटीमेसी को समझने का तरीका है, और जैसा आप रिस्पॉन्ड करते हैं अपने पार्टनर को, वो आपका अटैचमेंट स्टाइल होता है। अटैचमेंट स्टाइल तीन तरह के होते हैं, एक्चुअली होते चार तरह के हैं, लेकिन इस बुक में तीन ही तरह के बोले गए, उन्होंने सिर्फ एक डेफिनेशन में फोर्थ जो है वो मेंशन किया है। एक होता है सिक्योर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो सिक्योर रहते हैं। एक होता है एंशियस,
जो थोड़े एंशियस होते हैं, थोड़े वो बाद में उनके बारे में और समझेंगे। और एक अवॉइडेंट होता है जो थोड़ा दूर भागता है रिलेशनशिप से। एंशियस थोड़े ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं रिलेशनशिप्स में। तो ये तीन तरह के अटैचमेंट स्टाइल होते हैं। एक और फोर्थ अटैचमेंट स्टाइल होता है जो कि एंशियस अवॉइडेंट, दोनों का मिक्सचर होता है, उसे फियरफुल अवॉइडेंट भी बोलते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि 50% जो है रिलेशनशिप वो सिक्योर होते हैं, और 3 to 5% ऐसे फियरफुल अवॉइडेंट यानी एंशियस अवॉइडेंट मिक्सचर वाले कम होते हैं, लेकिन 3 to 4% होते हैं। और बाकी जो है या तो एंशियस वाले होते हैं या अवॉइडेंट वाले होते हैं। अब ये तीनों अपने अपनी तरह से इंटीमेसी के लेवल पे जैसा वो कम्युनिकेट करते हैं अपने पार्टनर से, और वो लड़ाइयों को, अपने रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील करते हैं वो, और एक दूसरे से कैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये चार चीजों में इनमें अलग अलग फर्क होता है। और हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में सभी लोग, चाहे वो जस्ट अभी डेटिंग जिन्होंने शुरू की हो वो, या जिनको 40 साल हो गए हो शादी को, सभी लोग इन कैटेगरीज में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शायद एक आध जो है लास्ट एंशियस अवॉइडेंट में आते हैं, बाकी सब एंशियस होते हैं, या तो अवॉइडेंट होते हैं या सिक्योर होते हैं। अब ये अटैचमेंट स्टाइल आते कहाँ से हैं? पहले ऐसा माना जाता था कि जिस तरह से एक बच्चे के रूप में किसी की देखभाल की गई थी, उस पे डिपेंड करता था कि वो बड़े होकर क्या अटैचमेंट स्टाइल रखेंगे। तो यदि आपके माता पिता थोड़े सेंसिटिव यानी संवेदनशील हैं, उपलब्ध थे, आपके लिए अवेलेबल थे हमेशा, या उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिव थे, आपके हर नीड्स को वो रिस्पॉन्ड करते थे, आपको इग्नोर नहीं करते थे, तो आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के होंगे। यदि वो इनकंसिस्टेंट यानी असंगत रूप से आपको रिस्पॉन्ड करते थे, तो आप एंशियस अटैचमेंट स्टाइल के होंगे। और यदि वो थोड़े दूर, थोड़े कठोर या अनरिस्पॉन्सिव, अनुत्तरदायी थे, तो आप बड़े होकर अवॉइडेंस स्टाइल के होंगे। आजकल सिर्फ यही वजह नहीं मानते हैं, अ, बहुत से बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सिर्फ आपका बचपन कैसा बीता था उस पे आप ये नहीं कह सकते कि आप सिक्योर होंगे या एंशियस होंगे। बुक में कहा गया है कि ऐसे बहुत से रिसर्चेस हुए हैं जो वो एंशियस वालों में एक पर्टिकुलर जीन्स पाया गया है, अवॉइडेंट वालों में एक पर्टिकुलर जीन्स पाया गया है। तो जेनेटिकली भी आप कोई एक पर्टिकुलर अटैचमेंट स्टाइल को बिलोंग कर सकते हैं। और या आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस होते हैं, से सपोज आपने कोई एक ऐसे पर्सन से आपका रिलेशनशिप हुआ जो अम, इन अच्छा, ये बेसिकली सिक्योर और इनसिक्योर दो पार्ट में डिवाइडेड है। इनसिक्योर में एंशियस और अवॉइडेंट आते हैं। सिक्योर मतलब सिक्योर एक अलग। तो जब सिक्योर और इनसिक्योर वाले एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो रिलेशनशिप थोड़ी सी ऐसी हो सकती है कि सिक्योर वाला इनसिक्योर बन जाए, थोड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो आपका जो अटैचमेंट सिस्टम है वो आपके रिलेशनशिप एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। से सपोज कोई एक इंसान है जो डिवोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो अगर वो सिक्योर था, उनके पार्टनर अच्छे नहीं थे, तो वो डिवोर्स के बाद, कई लोग ऐसे हैं जो अवॉइडेंट बन जाते हैं या एंशियस बन जाते हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस भी मैटर करते हैं। और लेकिन हाँ, बचपन जैसा आपका बीता है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो भी होती है वजह। ये मेन वजह है जो मैंने ये बुक उठाई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में जब ये डिस्कस हो रहा था अटैचमेंट स्टाइल, और जिन्होंने बुक पढ़ी थी उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि मैं अब, क्योंकि पेरेंटिंग की इतनी बुक्स पढ़ती हूँ, पेरेंटिंग मैंने डिस्कस किया है, तो शायद मैं अपनी पेरेंटिंग में कुछ सीख लूँ। तो मैंने ये बुक स्टार्ट की थी कि मुझे कैसे एक अच्छी तरह पेरेंटिंग करनी चाहिए, कि ताकि मेरा बच्चा सिक्योर स्टाइल हो। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि मैं उसको अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा करूँ तो वो सिक्योर ही होगा हमेशा। हाँ, एक अच्छा बेस मिल जाता है, बट या तो ये था अबाउट अटैचमेंट स्टाइल्स की, ये आते कहाँ से हैं और क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ टर्म्स दिए हैं इस बुक में। पहला है एक कोडिपेंडेंसी मिथ। मिथ मतलब हम सब समझते हैं, जिसे हम सच मानने लगते हैं। हाँ, तो आजकल के कुछ एक्सपर्ट्स या बहुत से लोगों का ऐसा कहना होता है कि आपकी खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके भीतर से आनी चाहिए।
और आपके प्रेमी या साथी पर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका वेल बीइंग उनकी जिम्मेदारी नहीं है और आपकी उनकी नहीं है। हर एक इंसान को अपना ख्याल रखना जरूरी है, अपना ख्याल रखना आना चाहिए। और आपको ये सीखना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा करीब हैं उन उसे अपनी इनर पीस, आपकी आंतरिक शांति को भंग नहीं होने दें। और यदि आपका साथी ऐसा है जो आपको सिक्योरिटी यानी आपकी सुरक्षा की भावना को कमजोर करता है, तो आपको उनसे इमोशनली खुद को थोड़ा दूर कर लेना चाहिए। आपको खुद पे फोकस करना चाहिए। आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। और हो सकता है कि आप दूसरे व्यक्ति के साथ इतने उलझे हुए हो या को डिपेंडेंट हो। को डिपेंडेंट का मतलब ये है, तो आपको बेहतर बाउंड्रीज बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी पे बहुत डिपेंड हो जाते हैं तो वो एक एडिक्शन की तरह बन जाता है, और एडिक्शन हम सभी को पता है कि अच्छा नहीं होता। तो ये एक कोडिपेंडेंसी मिथ है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी इस चीज के अगेंस्ट है, इसके ऑपोजिट बोलता है। बहुत सी स्टडीज ने ऐसा कहा है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं, किसी से रिलेशनशिप होता है हमारा, तो हम दोनों एक बन जाते हैं। हमने ये मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में भी ये बहुत सुना है। तो ये बायोलॉजिकली भी सही है। जो हमारा पार्टनर होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हमारी सांसें, हमारे हार्मोन लेवल को भी नियंत्रित करते हैं। तो हम अलग अलग नहीं है, हम एक दूसरे पे कहीं ना कहीं कुछ हद तक डिपेंडेंट है। और इस बुक में क्लियरली लिखा है कि डिपेंडेंसी एक सच्चाई है, एक फैक्ट है, ये किसी की चॉइस या प्रेफरेंस नहीं है। इसे प्रूव करने के लिए एक स्टडी हुई थी जहां पर कुछ औरतों के ग्रुप को एमआरआई मशीन्स के अंदर कहा गया था कि हम आपको भेजेंगे एंड आपका ब्रेन का स्कैन लिया जाएगा और आपको एक माइल्ड शॉक देंगे। और आपके स्कैन्स को हम स्टडी करेंगे। एंड जो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस जो एक्टिवेट हो जाता है। किसी भी तरह के स्ट्रेस में एक्टिवेट हो जाता है। तो वो स्कैन में रीड करते हैं कि कैसे हाइपोथैलेमस कितना लाइट शो कर रहा है। तो जब विमेन को अकेले छोड़ा गया था मशीन्स में और उनको माइल्ड शॉक दिया गया था, तो उनकी बहुत ब्राइट लाइट पाई गई थी हाइपोथैलेमस में। फिर उन्होंने नेक्स्ट राउंड ऐसा अरेंज किया था कि एक स्ट्रेंजर उनका हाथ पकड़ेगा और फिर स्कैन लेंगे और आपको एक माइल्ड शॉक दिया जाएगा। थोड़ी कम लाइट इस बार देखी गई। थर्ड राउंड था जिसमें उन्हें उनके हस्बैंड्स को कहा गया था कि उनके हाथ पकड़े और उनको एक माइल्ड शॉक दिया गया। और इस समय उनका जो एक्टिविटी लेवल था, उसमें स्ट्रेस लेवल था इन द सेंस, वो बहुत कम दिखा। कहीं पे इक्का दुक्का जिन, और सबसे ज्यादा क्लियर उनका था जिन जो अपनी शादी में बहुत ज्यादा खुश थे, जिनको एकदम सेटिस्फैक्शन था अपनी शादी में। तो ये स्टडीज से ये पता लगा कि जब दो लोग रिलेशनशिप में एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को साइकोलॉजिकली और इमोशनली, एक दूसरे के इमोशनल वेलबींग को ऐसे नियंत्रित करते हैं। तो आपके आपके पार्टनर के आपके आसपास रहने से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक इफेक्ट होता है। और अब तो अगर अब ये बायोलॉजी भी अगर ये फैक्ट को सपोर्ट करता है, तो फिर कोडिपेंडेंसी, जो मैंने ये सेंटेंसेस रीड किए थे एक्सपर्ट के कोडिपेंडेंसी पे, वो एक मिथ ही माना जाता है। सो अब सही क्या है? ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होना है, हम डिपेंडेंट भी हैं। तो अब नेक्स्ट क्या? तो एक और चीज बोली गई है, वो है डिपेंडेंसी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी वो ऐसी कोई चीज जो दो तरह की चीजें रखते हैं। हिंदी में मैं उसको भूल गई क्या बोलते हैं। तो विरोधाभास। विरोधाभास। ओके। तो एक ये चीज आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, मुझे प्लीज ये कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि अपने दम पर जब आप दुनिया में कदम रखने का करेज रखते हैं, तो अगर ये मालूम होता है आपको कि आपके साथ कोई ऐसा है जिस पर आप कंप्लीटली भरोसा कर सकते हैं, तो क्या आप ज्यादा अच्छी तरह दुनिया में इंडिपेंडेंट फील करते हैं? क्योंकि यही चीज डिपेंडेंसी पैराडॉक्स है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए,
आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इंडिपेंडेंट कैसे फील कर सकते हैं किसी और पे डिपेंड होके। तो हम अडल्ट्स का एडल्ट्स के अटैचमेंट का बेसिक प्रिंसिपल यही है। और इसे एक ही सेंटेंस में अगर मैं बताऊं इस चीज को, तो इफ यू वांट टू टेक द रोड टू इंडिपेंडेंस एंड हैप्पीनेस, फाइंड द राइट पर्सन टू डिपेंड ऑन एंड ट्रैवल इट डाउन विद देम। अगर आप स्वतंत्रता और खुशी की राह पर चलना चाहते हैं, तो पहले एक ऐसे सही व्यक्ति को ढूंढ ले जिस पर आप निर्भर हो सकते हैं, और फिर उसी व्यक्ति के साथ वो पार कर लें। तो ये डिपेंडेंसी पैराडॉक्स है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, इस बात की गहराई को समझ लिया, तो मतलब आपने अटैचमेंट थ्योरी को भी समझ लिया। अब अटैचमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सबके अंदर उसकी नीड्स हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि अटैचमेंट की क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम सबके अंदर नीड्स है अटैचमेंट की। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका इस बुक में बहुत बार जिक्र किया है, जॉन बोल्बी। ये 1980s और में बहुत पहले फेमस हुआ करते थे। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और साइको एनालिस्ट हैं, बहुत जाने माने हैं। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अटैचमेंट के, अडल्ट अटैचमेंट के ऊपर ही स्टडी करने में और रिसर्च करने में बिता दी। और उन्होंने कहा है कि अटैचमेंट हमारे ह्यूमन बिहेवियर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पूरी जिंदगी ये चीज रहती है। ऐसा नहीं है कि बचपन में ही आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनसे अटैचमेंट आपका रहता है। आप जब 50 60 70 ईयर्स के हो जाते हैं, तब भी आप में अटैचमेंट नीड्स होती हैं, तब भी आपको किसी से, आप किसी पे डिपेंडेंट होने का जो फीलिंग है वो हमेशा रहता है। तो बचपन में भी अटैचमेंट जरूरी होता है और बड़े होने के बाद भी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें समझ ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर कोई आपके साथ फिजिकली साथ में नहीं, आपके आसपास नहीं है, तो वो आपको पता है कि वो चीज टेम्पररी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली या इमोशनली तो वो हमारे साथ है ही। तो ये अटैचमेंट नीड्स के ऊपर उन्होंने ये चीज कही है। अब उन्होंने लेट 1980s में, अगेन ये सिंडी हजैन और फिलिप शेवर जिनकी स्टडीज पढ़कर ये बुक लिखने का आमिर लवीन ने सोचा था, उन लोगों ने उनके साथ मिलकर एक लव क्विज पब्लिश किया था, जिसमें 3 सेंटेंसेस ऐसे हर एक अटैचमेंट स्टाइल के बारे में कहा था। और मैं अब वो रीड आउट करूंगी, उसके बारे में आपको बताऊंगी। आप मुझे बताइएगा कि कौन से अटैचमेंट स्टाइल से आप ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो पहला है सिक्योर। जिन्हें दूसरों जिन्हें दूसरों के क्लोज जाना इजी लगता है, वे दूसरों पे डिपेंडेंट हो या दूसरे उन पे डिपेंडेंट हो, इस बात से वे कंफर्टेबल रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं लगी रहती कि कहीं उनके पार्टनर उन्हें छोड़ देंगे, या वह डरते नहीं है हमेशा कि किसी से बहुत क्लोज हो जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। अवॉइडेंट, ये दूसरों के करीब जाने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं और दूसरों को इजीली ट्रस्ट नहीं करते। खुद को उन पे डिपेंडेंट रहने देना मुश्किल लगता है। हाँ, जब कोई बहुत क्लोज आ जाता है तो वो घबरा जाते हैं, और अक्सर इनके पार्टनर्स इनसे ज्यादा इंटीमेसी डिमांड करते हैं, जिससे वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एंशियस, इन्हें लगता है कि दूसरे इनसे इतना क्लोज आने में इंटरेस्टेड नहीं है जितना ये उनसे क्लोज होने में इंटरेस्टेड है। ये हमेशा उनकी फीलिंग बनी रहती है उनके अंदर। इन्हें अक्सर ये टेंशन रहता है कि मेरा पार्टनर मुझसे सच में प्यार नहीं करता, या मेरे साथ रहना नहीं चाहता। ये अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये इच्छा कभी कभी लोगों को डरा देती है, फिर भी वो ये सब चीज सोचने पे मजबूर रहते हैं। तो ये 3 सेंटेंसेस थे जो, इन शॉर्ट, अगर आपको अगर समझना हो कि सिक्योर, अवॉइडेंट, एंशियस क्या है, तो ये यही है इतने। अब एक स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जब अटैचमेंट नीड्स की बात हो रही है तो ये एक मैं जरूर मेंशन करना चाहती हूँ। एक टेस्ट हुआ था जिसमें एक मदर को उसकी 1 साल की बेटी के साथ एक रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे टॉयज हैं, और एक फ्रेंडली असिस्टेंट रहती है जो थोड़ा मम्मी और वो बात करते हैं, तब तक वो बच्ची को बोलते हैं जाओ आप खेलो, एंड वो खेलने लग जाती है वो रूम में। एंड
बच्चा अपना खेलना जब तक शुरू कर जाता है, जैसे ही देखता है थोड़ा खेलने में बिजी हो गई है, तो और वो थोड़ा थोड़ा मुड़ मुड़ के देखती रहती है मम्मी है पीछे। एंड धीरे से जब देखता है कि बहुत बिजी हो गई, तो मदर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप रूम से चले जाइए। वो धीरे से चली जाती है। अब 5-10 मिनट, 10 मिनट भी नहीं, आई थिंक 3-4 मिनट ऐसा होता है कि वो पलट के देखती है अपनी मदर को, बच्ची, और देखती कि मम्मी नहीं है। तो वो जोर जोर से रोने लग जाती है। और वो असिस्टेंट जिससे उसकी मदर बात कर रही थी, जो उनको शायद ऐसा होना चाहिए था कि नहीं ये मम्मी तो उससे बात कर रही थी, ये मेरे कुछ नोन पर्सन कोई होगी, वो उसके साथ खेलने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी वो बच्चा रोना बंद नहीं करता। वो और जोर जोर से बल्कि रोने लग जाती है। वो उसको कुछ खिलौना देती तो वो उठा के फेंक के और जोर से रोने लग जाती है कि मेरी मम्मी कहाँ है। थोड़ी देर में फिर उसकी मम्मी जो है वो वापस आती है, और वो उनको अच्छी तरह से हक करती है, रीअश्योर करती है कि मैं यही हूँ, मैं तो यही बाथरूम तक गई थी, एंड सो वट एवर। और फिर बच्चा थोड़ा सा शांत होके फिर से जो है खेलने में बिजी हो जाता है। तो एक अटैचमेंट फिगर का रूम में रहने से उस बच्चे को एक उस चीज के रहने से बच्चे को अलाउंस मिला कि वो बच्चा खेल पाए। वो एनवायरनमेंट उसके लिए अननोन था, फिर भी वो एक कॉन्फिडेंटली बच्चा खेल पा रहा था उस रूम में, ये जान के कि उसकी मम्मी पीछे है। तो ये डिपेंडेंसी पैराडॉक्स समझने के लिए एक दूसरा एक एग्जाम्पल है कि अगर आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति का आपको एक साथ मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, जिस पर आप 100% बिना किसी डाउट के भरोसा कर सकते हैं, और वो जरूरत के समय में आपको मदद करेंगे, तो ऐसे पर्सन जो है वो आपके सिक्योर बेस कहलाते हैं। उसकी मदर जो थी वो सिक्योर बेस थी। यही डिपेंडेंसी पैराडॉक्स है कि आपके पास एक सिक्योर बेस होना चाहिए। जब आपके पास सिक्योर बेस होता है, तब आप वर्ल्ड में जब जाते हैं तो और ज्यादा कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली फील करते हैं, और इंडिपेंडेंट फील करते हैं। आप करेजली हर चीज कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई सिक्योर बेस है तो। वो लोग आपने शायद देखे होंगे जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, जिनको अपने पार्टनर से सपोर्ट नहीं मिलता, वो बाहरी दुनिया में भी थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं। वो बहुत इंडिपेंडेंटली बहुत चीजें नहीं कर सकते। जब आपको एक सपोर्ट मिलता है, एक बूस्ट मिलता है, तो आप शायद जैसे नीता मैडम है वैसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जो यू नो आपको कुछ भी करने का करेज मिल जाता है। तो आज का जो सेशन है, और जो ये वीडियो यूट्यूब में लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे आ, यही उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो, ये सेशन कहीं ना किसी तरह से आपके रिश्ते को समझने, सुधारने और सुलझाने में मदद करेगा, और आप सब कहीं ना कहीं किसी चीज से प्रेरित होंगे। तो इस बुक में बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, मैं एग्जाम्पल्स शेयर नहीं करूंगी बहुत ज्यादा यहाँ पे। किसी को भी ऐसा लगता है कि कोई एक अटैचमेंट स्टाइल के बारे में ज्यादा जानना हो, इसको और डिटेल में पढ़ना हो, कुछ एक्टिविटीज दी हैं, चार्ट टेबल्स दी हैं बहुत सारे बुक में, तो जरूर ये बुक रेफर करें। पीडीएफ अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री में उसका, इस बुक का, तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। मस्ट रिकमेंड, रिलेशनशिप के ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं तो। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं एंशियस, अवॉइडेंट और सिक्योर वालों के बारे में डिटेल में जानने के लिए। आपके सामने एक टेबल है जिसमें सबके फीचर्स लिखे हैं। ये एक इंसानों के फीचर हैं, कैसे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहले मैं अवॉइडेंट के रीड आउट कर लेती हूँ। जो अवॉइडेंट्स होते हैं, अवॉइडेंट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जो थोड़े दूर भागते हैं रिलेशनशिप से। ये लोग मिक्स सिग्नल्स देते हैं। कभी आपके साथ है, बहुत अच्छे से रहेंगे, कभी किसी दिन अचानक से एकदम दूर दूर फील करते हैं, मतलब वो उनको रिलेशनशिप या किसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कभी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अपने आप को इंडिपेंडेंट बहुत, उनको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हूँ, एक बबल बना लेते हैं अपना इंडिपेंडेंस का। ये अपने पार्टनर्स को बहुत ज्यादा डिवैल्यू करते हैं। कभी भी पब्लिकली भी बैठे हैं तो एक जोक क्रैक कर देंगे, किसी भी तरह आपको नीचा दिखा देंगे, या अपने प्रीवियस पार्टनर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उनके बारे में भी ऐसे बात करेंगे जैसे वो बहुत ही ज्यादा कुछ बुरे और बहुत बुरी क्वालिटी रखते थे। ये इनमें डिस्टेंसिंग स्ट्रैटेजी होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे।
इमोशनली और फिजिकली अपने पार्टनर से दूर होने के लिए इनके पास कुछ कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं। बाउंड्रीज बहुत रखना पसंद करते हैं रिलेशनशिप में। और अनरियलिस्टिक रोमांटिक व्यू, मतलब कि ये ना, मम्मी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यस, अनरियलिस्टिक व्यू। इनमें अक्सर ऐसा देखा गया है, ये दो टर्म लिखे हैं बुक में कि ये लोग ना फैंटम एक्स बहुत प्रेफर करते हैं। ये इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि क्या, आई डोंट नो, वी डोंट नो, उनकी एक मेंटली ये देखा गया है कि ये लोग बहुत ज्यादा अपनी कोई एक्स, चाहे वो 10 साल 20 साल 30 साल पुरानी कोई हो, उसको याद करके सोचते हैं कि देखो ये रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है, उसके साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। रह तो वो उनके साथ भी नहीं पाएंगे, उन्होंने अपने आप को उनसे भी डिस्टेंस कर लिया था, और नहीं पॉसिबल है उनके साथ कोई फ्यूचर हो उनका। लेकिन ये अपनी एक्स को लेके प्रिफर करते हैं, इससे ये सबकॉन्शियसली ये डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं आपसे सिर्फ। फिर एक होता है द वन, उनके माइंड में एक ऐसी एक मनगढ़ंत एक कोई पार्टनर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, जिनको लगता है कि इनके साथ वो वैसी जब मिलेगी ना तो देखना कोई लड़ाई नहीं होगी, उसके साथ सब परफेक्ट होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप किसी के साथ है रिलेशनशिप में, तो आप फोकस करिए उस रिलेशनशिप को ठीक करने की। ऐसा परफेक्ट पार्टनर तो उनको तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आप वो परफेक्ट पार्टनर के साथ रहेंगे उसमें भी बुराइयां निकालने लग जाएंगी। नेक्स्ट है मिसट्रस्टफुल। इनको हमेशा लगता है कि ये जो हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कोई मतलब से जुड़ रहे हैं, इसने मेरे से पैसे के लिए शादी की है, इसको मेरे बैंक बैलेंस से प्यार है, मुझसे तो प्यार नहीं होगा। देन है रिजिड व्यू। बहुत सख्त रहते हैं कि नहीं ऐसा है तो यही है, मैं चेंज नहीं करूंगी अपने आप को, या मैं चेंज नहीं करूंगा अपने आप को। डिसएग्रीमेंट जब होता है, जब लड़ाइयाँ होती है, तो अक्सर ये दूर भागते हैं। सबसे बड़ा इनका यही एक बोलना चाहिए पहचानने का एक तरीका है, जब ये कुछ लड़ाई होती है तो मुझे नहीं पता बोल के उठ के चले जाएंगे। या ये क्या बात है लड़ाई करने की, तुमको ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो करके वो उठ के चले जाएंगे, या एकदम लाउड उनका कुछ रिएक्शन होगा किसी लड़ाई में। अम, अपने इंटेंशंस कभी क्लियर नहीं रखते हैं। और इनके पार्टनर्स हमेशा ये अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ये बहुत ज्यादा ओपन नहीं होते हैं हमारे साथ, और बहुत डिस्टेंट रहते हैं। और हैज डिफिकल्टी टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाँ, वही सेम चीज, या ज्यादा शेयर नहीं करते हैं अपने आप में, सीक्रेट्स बहुत ज्यादा रखते हैं। तो ऐसे होते हैं अवॉइडेंट, जो दूसरों से क्लोज होना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप से दूर भागते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। रिलेशनशिप में क्लोज होना चाहते हैं, बट बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं उसी क्लोजनेस से, तो अपने पार्टनर को एक हाथ की दूरी पे रखना प्रेफर करते हैं, बट उनको चाहिए कि वो हो पार्टनर भी। मम्मी एक स्लाइड पहले। सिक्योर और पहले एंशियस के बारे में बात करते हैं। इनको बहुत क्लोजनेस चाहिए रिलेशनशिप में। इनको चाहिए कि एकदम वो बॉलीवुड स्टाइल जो रिलेशनशिप होता है वैसा हो। इनको बहुत इनमें बहुत कैपेसिटी होती है इंटीमेसी की, क्योंकि जिनको चाहिए कि बहुत एकदम फिल्मी तरीके का उनका प्यार हो, तो वो इंटीमेसी भी बहुत दे सकते हैं। अपनी एक्सप्रेस इनसिक्योरिटीज, ये डर में रहते हैं कि उनके पार्टनर उनसे क्लोज नहीं रहना चाहते। उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं जितना प्यार करती हूँ ये मुझसे इतना प्यार नहीं करता, मैं जितना इनके लिए करती हूँ ना इतना ये उन लोगों ने उसने कभी मेरे लिए कभी किया ही नहीं। और हाँ, और जब सिंगल रहते हैं तो ये खुश नहीं रहते हैं। अ, मम्मी नेक्स्ट स्लाइड। जब सिंगल रहते हैं तो खुश नहीं रहते हैं, उनको चाहिए कि कोई रिलेशनशिप रहे, सिंगल लाइफ में वो एंजॉय नहीं कर सकते अपनी लाइफ को। अ, फिर है कि प्ले गेम्स, गेम्स खेलते हैं। से सपोज किसी ने उनको रिप्लाई नहीं किया, या उनके हस्बैंड ने उनको थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो वो उनका अटेंशन खींचने के लिए ना कुछ बीच में करेंगे, या तो उनको कॉल करते बैठेंगे। अरे आप ऑफिस में हो, 4 घंटे हो गए आपने मुझे कॉल नहीं किया, मैं आपको मिस कर रही थी। कुछ ना कुछ मतलब उनको चाहिए, या कोई तरीके से बहाने से कोई एक मैसेज कर देंगे कि अम, आज रात में क्या खाएंगे खाने में। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ये हम नॉर्मली भी करते हैं, बट एक तरीके खोजते हैं, वो गेम्स खेलते हैं थोड़ा सा इंटीमेसी और अचीव करने के लिए, क्लोज होने के लिए।
डू यू माइंड? ऑलराइट। और हाँ, नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हैज डिफिकल्टी, ये शायद पिछले वाले में छुप गया। हैज डिफिकल्टी एक्सप्लेनिंग व्हाट्स बॉदरिंग हिम, और इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला गेस कर ले। वो रहते हैं ना कुछ जो फीमेल्स खास करके रहती है, मुंह फुला के बैठी रहती है, इनको तो अब मैं बताऊंगी, उन्होंने मेरे कॉल का रिप्लाई नहीं किया, अब वो आएंगे मुझे मनाने के लिए। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनका पार्टनर समझ जाए कि उन्होंने क्या गलती की है। समझता? ये फैन चला तो बेटा। और ओपनली वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके बताते नहीं है कि देखिए ये चीज थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। या तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे से आके उनको समझ लेंगे, वो मनाएंगे। ये दूसरों को अपने रिलेशनशिप का टोन सेट करने में, दूसरों को टोन सेट करने देते हैं, खास करके जब ये एंशियस और अवॉइडेंट लोग एक साथ मिलते हैं। मैं इस पे भी डिस्कशन करूंगी। तो वो लोग सामने वाले को रिलेशनशिप चलाने के लिए अलाउ कर देते हैं, खुद रिलेशनशिप में कितना उनका हक बनता है, क्या चीज वो डिजर्व करते हैं, वो चीज वो नहीं देखेंगे। आप यहाँ पे आके बैठोगे सर? हाँ। एक्ट्स आउट, एक ये पिछले स्लाइड में रह गया, ये उनके ना रिएक्शंस होते हैं जो जिसे प्रोटेस्ट बिहेवियर्स बोलते हैं। इनमें बहुत ज्यादा ये क्लाउड प्रोटेस्ट बिहेवियर्स, ठीक है आ जाएगा उस वजह में। यस, वो एक्ट आउट करते हैं बहुत ज्यादा, अगर उनको वो चीज नहीं मिली रिलेशनशिप में तो ये कई लोग तो इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं, प्लेटें टूट जाती हैं घर में। एंड अपने मतलब अपनी चीज बताने के लिए, कन्वे करने के लिए अपने पार्टनर को, ये एक अपना एक जरिया दिखाते हैं। एक्शंस ऐसे होते हैं इनके, लाउड एक्शंस होते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि देखो मैं आपके आपसे अटेंशन चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार चाहता हूँ, आप मुझे वो चीज नहीं दे रहे हैं। और इन्हें अक्सर अपने रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं। जैसे सुबह अगर थोड़ी सी भी एक कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया, दिन भर खाना बनाते हुए चलते फिरते आप वो सोचते रह जाते हैं कि ये तो ऐसा हो गया, हमारा सुबह में लड़ाई हो गई, अब मैं इस पे क्या रिएक्ट करूंगी। मतलब वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेके, देखिए जब कुछ डिसएग्रीमेंट छोटा सा भी होता है पार्टनर से, तो ऐसा होता है कि आप वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके आप लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस बारे में, क्या दो लोग समझते हैं ये कर सकते हैं। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि आप दिन भर वही सोचते रहेंगे अपने पार्टनर के बारे में कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये एंशियस वाले ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने रिलेशनशिप से, दिन भर उनको वही सोचे कि फंक्शन नहीं कर पाएंगे ठीक से। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ, उनको वही सेम चीज, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर जाती है रिलेशनशिप की। छोटी सी लड़ाई होती है तो वो बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं। तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सस्पिशियस होते हैं कि उनके पार्टनर्स जो है वो अनफेथफुल है। अगर आपके हस्बैंड चले गए कहीं बाहर घूमने के लिए, अगर उन्होंने कॉल करके बता भूल गए बताना, तो आप इतने एक्सट्रीम तक कभी कभी पहुंच जाते हैं कि बस वो जो है वो किसी और लड़की के साथ घूमने गया है और ये मुझे छोड़ने वाला है कल ही, ऐसे हो जाते हैं। तो जो एंशियस वाले होते हैं वो तो नाम से समझ गए होंगे आप, बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, छोटी सी चीज भी उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो यस, मैं ना आप लोगों को ऑथर्स के बारे में बताना भूल गई। वो कनेक्शन का हो रहा था, मैं ये कह रही थी कि सब मास्टर्स की बुक पढ़ते हैं तो हम जब ये ऑथर्स की बुक पढ़ते हैं तो हम ऑथर्स के बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते। जो आमिर लेविन है कि बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट हैं, ये न्यूयॉर्क में रहते हैं। सेशन हो गया, आई कम टू यू आफ्टर सम टाइम। बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट हैं ये, और ये बताया था मैंने कि पीटीएसडी डील करते थे विमेन में जिनके बच्चे, हाँ, टॉडलर्स थे। एंड जो रेचल हेलर है, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लेडी। ये बहुत ज्यादा ट्रैवल किया हुआ है उन्होंने, इनफैक्ट साइकेट्री फील्ड में आने के पहले इन्होंने ये शायद ये टूर गाइड भी थी। तो ऐसे लोग जो बहुत दुनिया घूमे होते हैं, जो बहुत पढ़े होते हैं ना, उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स और बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में नहीं, उनके बताए गए चीजों को जानने में बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग लगती है।
और ये भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर चुकी हैं, इसलिए शायद आई थिंक वहां से वो अमीर लेविन से मिली थी। और सोशल ऑर्गेनाइज साइकोलॉजी में उन्होंने एमए किया है, एंड बहुत मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स में काम कर चुकी हैं, बहुत मतलब रिनाउड पर्सन है ये भी। एंड सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में रहती हैं अपने हस्बैंड और 3 बच्चों के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है एंशियस लोगों के बारे में। तो बेसिकली एंशियस वाले जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनमें एक ये यूनिक क्वालिटी होती है कि रिलेशनशिप में खतरे के संकेत ढूंढते रहते हैं। और उनको अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल गया, अगर पार्टनर का मूड थोड़ा ऑफ लग गया, तो मतलब वो उनको अपने अपने ऊपर ऐसा लगता है कि वो मेरी वजह से है, क्या क्या हो गया अचानक से, मैंने क्या कर दिया। सो ये सब चीजें ना उनके अटैचमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और एक बार एक्टिवेट हो गया तो ये शांत इजिली नहीं होता। और जब तक वो पार्टनर उनको एश्योरेंस नहीं देता कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, तब तक वो सिक्योर फील नहीं कराता है, तब तक कि ये सिस्टम एक्टिवेट ही रहता है और वो शांत नहीं होता। और एक स्टडी की गई थी मॉर्फ मूवी टेक्निक के द्वारा। मॉर्फ मूवी टेक्निक क्या होती है? एक कंप्यूटराइज्ड मूवी चलती है जिसमें फेस रहता है सिर्फ, ये शायद आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, फेस सिर्फ डिस्प्ले करते हैं। उसमें इनिशियली एक एक्सप्रेशन दिखाते हैं और फिर वो धीरे धीरे फेड होता है, न्यूट्रल एक्सप्रेशन की तरफ जाता है। यानी कि से सपोज फॉर एग्जांपल एंगर का एक्सप्रेशन दिखा रहा है, तो एक आदमी का या औरत का फेस दिखता है जिसमें वो एंगर एक्सप्रेशन शो कराता है। और फिर धीरे धीरे वो नेक्स्ट फोटो जो आते जाती है, तो वो धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन जो है फेड होते होते न्यूट्रल एक्सप्रेशन तक जाता है। और ये इसको मॉर्फ मूवी टेक्निक बोलते हैं। तो एक स्टडी की गई थी जिसमें कंप्यूटराइज मूवी चलाते हैं सामने, एंड कुछ लोगों को बोलते हैं एंशियस अवॉइडेंट सभी अटैचमेंट स्टाइल वालों को बैठाते हैं और पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं कि आपको उस इमेज पे स्टॉप करना है जब आपको लगे कि इसका ओरिजिनल इमोशन यानी कि जो एंगर है वो वैनिश हो गया है, वो हट गया है। तो जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने ये देखा कि जब ये ओरिजिनल रिएक्शन तक जाना था, जब स्टॉप करना था, जो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वाले थे उन्होंने दूसरों के कंपैरिजन में जो है लेट उसको बंद किया। लेट मतलब उन्होंने देख, बाकी लोगों ने पहले ही बंद कर दिया था लेकिन उन्होंने लेट बंद किया था। और यही चीज जब रिवर्स हुई थी, न्यूट्रल से एंगर की तरफ गए थे, तो जल्दी बंद कर दिया एंशियस वालों ने। तो एंशियस अटैचमेंट वाले लोग दूसरों के कंपैरिजन में इमोशंस को जल्दी समझने की एबिलिटी रखते हैं। अगर एंगर आपका चला भी गया है तो भी वो कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, एंगर है, अभी भी है, अभी भी है। सो ये रिजल्ट था उसका कि जो एंशियस अटैचमेंट वाले हैं, वो अगर सामने बैठा इंसान थोड़ा सा भी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है तो वो जल्दी एबिलिटी है उनकी कि वो जल्दी कैच कर लेते हैं। और ये भी कंक्लूजन निकला कि अ, क्योंकि वो जितनी जल्दी कंक्लूजन पे उतर आते हैं, इसकी वजह से ये किसी के भी इमोशनल स्टेट को ना कभी कभी गलत भी समझ लेते हैं। तो अगर ये थोड़ा और वेट करें तो दूसरों से ज्यादा ये बेहतर समझेंगे रिश्तों को। और ये सब चीजें जो होती है ना, जो हिंट्स इनको मिलते हैं, इनसे मैंने जैसे आपको बताया, इनका अटैचमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और एक बार एक्टिवेट हो गया तो उनको सिर्फ यही लगता है कि मैं कैसे अपने पार्टनर से क्लोज रहूं, कैसे और क्लोज जा पाऊं। और ये होती है एक्टिवेटिंग स्ट्रेटजीज। तो जब तक वो पार्टनर उनको काम नॉर्मल सेल्फ में नहीं लेके आए, तब तक ये एक्टिवेटिंग स्ट्रेटजीज जो हैं वो चलती रहती है इनके दिमाग में। तो वो क्या है? सबसे पहला लिखा है कि जैसे मैंने आपको बताया था, मेट के बारे में हमेशा अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहते हैं और दूसरी चीजों में वो ज्यादा अच्छे से फिर फोकस नहीं कर पाते हैं। उनकी अच्छी क्वालिटीज सिर्फ याद रखते हैं। जब रिलेशनशिप इतना वर्स हो जाता है कि उन्हें पता नहीं चल पाता है कि ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, जो सिक्योर लोग होते हैं, जो समझते हैं कि सामने वाला आपको मिस ट्रीट कर रहा है एक्चुअल में, तो वो लोग अपने रिलेशनशिप में वैसा डिस्कस करेंगे, उस चीज को वैसे डील करेंगे। लेकिन जो एंशियस वाले होते हैं वो उनकी अच्छी क्वालिटी सोच के वो चीज छोड़ देते हैं कि अरे नहीं यार, ठीक है, कल तो उसने मुझे मूवी दिखाई थी ना, लाइक दैट। तो वो फिर छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ये अपने पार्टनर को पेडेस्टल पे रखते हैं, अपनी क्वालिटीज को
अंडर एस्टिमेट करते हैं और उनके ओवर एस्टिमेट करने लग जाते हैं। एक ये है कि एक बिलीफ रखते हैं कि जब वो अपने पार्टनर के साथ रहते हैं तो उनको लगता है कि यार अगर मैं इसे छोड़ दूंगी तो पता नहीं मुझे दूसरे कोई अच्छा मिलेगा या नहीं, या मैं अगर इसे छोड़ दूंगी तो देखना ये किसी और के साथ जब रहने लग जाएगा तो वो उसके लिए अच्छा बन जाएगा, एंड देन मुझे और अच्छा नहीं लगेगा वो चीज देख के। तो ये एंशियस वाले ऐसा बिलीव करते हैं और वो लेट गो नहीं कर पाते हैं जल्दी से कोई भी रिलेशनशिप को। नहीं, एंशियस वालों का क्वालिटी यही है। मम्मी नेक्स्ट स्लाइड। यस, जब वो ये सब सोचते हैं, ये उनके स्ट्रैटेजीज, मतलब उनके दिमाग में ये सब चीजें जब चल रही होती है तो उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं तो ये इनके प्रोटेस्ट बिहेवियर होते हैं। प्रोटेस्ट बिहेवियर जैसे कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे कुछ एक्सेसिव कांटेक्ट फिर से रखने की, जैसे मैंने बताया था टेक्स्ट मैसेज करेंगे। अगर सामने वाले ने कुछ सुबह गलत बोल के चले गए तो लंबे लंबे मैसेजेस उन्हें लिख के भेजेंगे कि आपने यहाँ गलत किया, मुझे आप ऐसा ट्रीट करते हैं, ये ऐसा वैसा। तो ये, मम्मी प्रीवियस स्लाइड। तो ये उनके फिर से उनको या तो 10 बार कॉल करेंगे, 20 बार कॉल करेंगे कि नहीं मुझे अभी आपसे बात करनी है। तो ये उनका एक प्रोटेस्ट बिहेवियर है। इसके बाद वाली स्लाइड। यप। फिर है विड्रॉइंग। कई लोग ऐसा करते हैं जब कोई सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा है, कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहा है, तो ये चुपचाप बैठे रहेंगे, कहीं और देखते रहेंगे या आईज रोल करेंगे। अम, अम, अपने कुछ बोल रहे हैं वो उठ के आप अचानक से चले जाएंगे। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यप। कीपिंग स्कोर, ये ना ऐसे लोग याद रखते हैं कि अ, उन्होंने मुझे अटेंशन नहीं दिया था, उसने, मैंने सुबह 3 बार कॉल कर लिया और उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, वो कॉल करेगा तो मैं भी उसका फोन नहीं उठाऊंगी। करते रहे कॉल 5-6 घंटे तक, मैं वेट कराऊंगी सामने वाले को। ये स्कोर रखते हैं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अप कि नहीं ठीक है, क्या हुआ, कुछ हो गया होगा सामने वाले के साथ, क्यों फोन नहीं उठा रहा था, ये थोड़ा डिस्टेंस कुछ टाइम तक करेंगे, स्कोर मेंटेन करेंगे कि नहीं उसने ऐसा किया तो मैं भी अब उसको दिखा दूंगी, लाइक दैट। एक्टिंग हॉस्टाइल, सेम जैसे मैंने बताया, आईज रोल करेंगे, सामने वाला बात कर रहा है तो वो गुस्से में कहीं और देखने लग जाएंगे और उठ के चले जाएंगे वहां से। ये थ्रेटन करते हैं अपने पार्टनर को कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप काम कर रहा है और हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप हमको कंटिन्यू करना चाहिए। ये ऐसा मैंने बाहर पढ़ा है इस बुक से। इनको सबसे ज्यादा अबैंडनमेंट इश्यूज होते हैं, ये सबसे ज्यादा डरते हैं इन तीनों अटैचमेंट स्टाइल में से। जो एंशियस वाले होते हैं उनको डर लगा रहता है कि सामने वाला उनको छोड़ देगा हमेशा, और वो उस वजह से, बल्कि और वो पहले छोड़े, इससे अच्छा मैं उनको डरा देती हूँ। तो वो थ्रेटन करते हैं बहुत छोड़ने के लिए। मैनिपुलेट बहुत करते हैं, आप समझ ही गए होंगे इसके पहले जो मैंने बताया था। बिजी ऐड करेंगे कभी, कोई सामने वाला आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो आप उनसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसे मैनिपुलेट भी करते हैं लोग बहुत। और सामने वाले को कुछ नहीं वर्क किया तो जेलस फील कराएंगे कि ये जो यंगस्टर्स होते हैं खास करके, इनमें होता है कि उसने आपको ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप किसी दूसरे के साथ आप रह के आप उनको जेलस फील कराने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ प्रोटेस्ट बिहेवियर्स हैं जो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल वालों के होते हैं। मम्मी नेक्स्ट स्लाइड। ये तो था एंशियस लोग कैसे होते हैं। अवॉइडेंट है, अगर यदि आप अवॉइडेंट हैं तो आप जब अपने पार्टनर्स से जुड़ते हैं तो आप हमेशा थोड़ा मेंटली दूरी बनाने की कोशिश करते हैं और कहीं से बच निकलने की ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं। इनमें डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे उसमें एक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज थी, इनमें डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज होती है। ये आपके अटैचमेंट सिस्टम को सप्रेस करने की कोशिश करती है। ये देखा गया है कि एक बिलीफ है अवॉइडेंट अटैचमेंट वालों में, ये ना सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता को इंडिपेंडेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं उनको। और उन सबसे बड़ी वजह उनके अकेले रहने की यही है, वो अकेला भी महसूस करते हैं, दूर भी भागते हैं और अकेला भी महसूस करते हैं।
ये उनके लिए एक बर्डन जैसा है जिसको वो एसेट समझने की गलती कर देते हैं। प्रॉब्लम सेल्फ रिलायंस में सेल्फ पार्ट की है। वो आपको फोर्स करता है, सेल्फ क्या होता है, खुद के बारे में ज्यादा कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, दूसरों के जो नीड्स होते हैं आपके पार्टनर के वो आप इग्नोर करने में मजबूर हो जाते हैं फिर। तो गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप ना एक रिवॉर्ड की तरह होता है। एंड सबको प्यार से रहो, अच्छे से रहो, ऐसा सब कुछ तो आपको आपकी लाइफ को और डिफिकल्ट बना देता है। तो अवॉइडेंट की डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज को हम डिस्कस करते हैं। जैसे जो नहीं रहते हैं रिलेशनशिप में वो लोग, कई लोग ऐसा घुमाते रहते हैं, नहीं मैं अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, कुछ टाइम और चाहिए मुझे, लेकिन वो कभी कमिट करते भी नहीं है। फिर वो छोटे छोटे ना इम्परफेक्शन अपने पार्टनर की जो उस पर फोकस करने लग जाते हैं। तो जैसे पार्टनर किस तरह से कपड़े पहन रहा है, क्या उसने कैसे बात की, मुझ उसको खाने की कैसी स्टाइल है, कैसे खाती है, कैसे कपड़े पहनती है, ये सब चीजें उनको, छोटी छोटी चीजें भी ना एक रीजन बन जाता है, उनको ये इम्परफेक्शन लगने लग जाता है और वो उनकी रोमांटिक फीलिंग के बीच में आ जाता है। तो ये एक तरीका है उनका, उनके मेंटली सबकॉन्शियसली ये सब चलता रहता है, ये एक तरीका है जो वो अपने आप को विड्रॉ करते हैं फिर रिलेशनशिप से। फिर ये फैंटम एक्स तो मैंने आपको बताया था कि कोई है उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड, उसको याद करके वो कंपेयर करते रहते हैं रिलेशनशिप, दूसरों से फ्लर्ट करते हैं। ये एक बहुत हर्टफुल तरीका है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी बीच में घुसाते हैं रिलेशनशिप में ताकि फिर अगेन वही डिस्टेंस क्रिएट हो जाए। आई लव यू ज्यादा नहीं कहते हैं, चीजें अच्छी भी चल रही हो अचानक से कभी एकदम से बदल जाएंगे, एकदम दूर दूर रूठे रूठे टाइप के बिहेव करते हैं अचानक से, सब अच्छा चल रहा है उसके बाद भी। कई बार ऐसे होते हैं कुछ अवॉइडेंस जो जिनके साथ इम्पॉसिबल होता है फ्यूचर, उनके साथ भी रिलेशनशिप बना लेते हैं। जैसे कोई अगर शादीशुदा है, उनको पता है कि उनके साथ कोई उनका फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उन्हीं के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो पता है कि उसमें बहुत ज्यादा क्लोजनेस नहीं बढ़ सकती, हद से ज्यादा वो उनको उनको कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है उस चीज में। मेंटली चेकआउट कर जाते हैं, दो लोग बात कर रहे हैं और वो मेंटली कहीं और है, सोच रहे हैं कुछ और कर क्रिकेट का मैच क्यों नहीं जीता इंडिया ने, ये कर लेता धोनी तो ऐसा हो जाता, जीत जाते। सो लाइक दैट, ये मेंटली भी बहुत ज्यादा सामने वाले पे इतना ध्यान देते नहीं है, सीक्रेट्स बहुत रखते हैं। अवॉइडेंस में खास करके ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत सीक्रेट्स रखते हैं, चीजों को ऐसा धुंधला छोड़ देंगे अपने पार्टनर के लिए तो वो और ज्यादा परेशान हो जाता है सामने वाला, और लड़ाई होती, तो ये थोड़ा इनको ना एक इंडिपेंडेंस की वो फीलिंग चाहिए उनको, मतलब सेल्फ एस्टीम उनका बढ़ता रहे सब चीजों से, तो इसलिए ये सब वो करते हैं। और फिजिकल क्लोजनेस को भी कई लोग जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। मम्मी नेक्स्ट स्लाइड। फिर तो ये जो अवॉइडेंस होता है, सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि क्या ये चेंज हो सकते हैं। तो उसका आंसर है शायद। अगर अवॉइडेंट एक आदमी खुद चाहता है कि मैं चेंज हूँ, उसको खुद ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए चेंज होना पड़ेगा, तो वो चेंज हो सकते हैं। अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत उनको चेंज नहीं कर सकती, वो हमेशा वैसे रिलेशनशिप में फंसे रहेंगे और अपने पार्टनर को परेशान करते रहेंगे। और ये एंशियस वाले लोगों के लिए भी लागू होता है। ये 8 चीजें हैं जिसको शायद अडॉप्ट करके वो चेंज हो सकते हैं। जैसा पहला है कि अपनी डीएक्टिवेटिंग स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाई कर ले, उनको पता हो कि वो जानबूझ के मतलब नॉट जानबूझ के, लाइक सबकॉन्शियसली अगर वो छोटी छोटी कमियां ढूंढ रहे हैं, उनको डी वैल्यू कर रहे हैं सबके सामने, तो ये सब चीजें अगर वो आइडेंटिफाई कर ले तो वो ना करें अपने पार्टनर के साथ। फिर है सेल्फ रिलायंस की जगह म्यूचुअल सपोर्ट पे फोकस करें। हमने पहले ही समझा था सेल्फ रिलायंस जो होता है वो आत्मनिर्भरता, ये इन सब चीजों से अच्छा है कि जो डिपेंडेंसी पैराडॉक्स भी हमने समझा था कि कोई एक आपके पास सिक्योर बेस होता है तो कैसे आप अच्छी तरह दुनिया में स्टेप कर सकते हैं, अच्छी तरह इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। फिर है सिक्योर पार्टनर। अगर आप ये पॉइंट मैं यूज करना चाहती हूँ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जब ये 3 अटैचमेंट स्टाइल वाले जब मिलते हैं एक साथ रिलेशनशिप में तो कैसे होते हैं रिलेशनशिप। तो जब सिक्योर सिक्योर के साथ रहता है तो वो सिक्योर रिलेशनशिप है। और इसके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं।
सेलिब्रिटीज में अगर आप देखेंगे तो दीपिका, रणवीर, शाहरुख खान, गौरी, ये सब बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो सिक्योर रिलेशनशिप्स कैरी करते हैं ये लोग, और बहुत खुश रहते हैं रिलेशनशिप में, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तो ये सिक्योर सिक्योर जब एक साथ आते हैं रिलेशनशिप में तो ऐसे सिक्योर इनसिक्योर, इनसिक्योर यानी उसमें एंशियस भी हो सकता है, वर्डन भी हो सकता है। तो जब एक सिक्योर और एंशियस रिलेशनशिप में आते हैं या सिक्योर अवॉइडेंट रिलेशनशिप में आते हैं, तो दो तरह के आउटकम हो सकते हैं। या तो इनसिक्योर वाला सिक्योर बन जाएगा, सिक्योर को देख के वो भी उनके बिहेवियर मॉडल करता है कि हाँ यार, इतना वो समझ रहा है, मुझे भी ये करना चाहिए। या फिर सिक्योर इतना वर्स हो जाता है कि सिक्योर वाला इनसिक्योर बन जाता है, उसको नहीं समझता है वो चीजें जो एंशियस वाले इतने लाउड प्रोटेस्ट बिहेवियर करते हैं कि तुम मुझ पे ध्यान नहीं देते, और एक पॉइंट आता है जो सिक्योर वाला वो सब चीजें नहीं टॉलरेट कर सकता, तो वो धीरे 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 रिलेशनशिप, एक पॉइंट आता है जब वो वीक हो जाता है और वो रिलेशनशिप टूट जाता है। तो सिक्योर वाला इनसिक्योर बन जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि सिक्योर ही कन्वर्ट होते हैं इनसिक्योर वाले। तो ये थर्ड पॉइंट है अवॉइडेंस में, कि अगर आप, आपको खुद पता है कि आप ऐसे हैं थोड़े से अवॉइडेंट जैसे, तो आप एक सिक्योर पार्टनर ढूंढ लीजिए, चांसेस आर कि आप रिलेशनशिप जो है प्यार करना उनसे सीख जाएंगे और रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है अपनी टेंडेंसी टू मिस इंटरप्रेट। कोई जब सामने वाले की अगर आपको छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब कर रही है तो आप समझ जाइए कि आपको वहां रुकना है। कोई एक वजह से आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, उस वजह को ढूंढिए। छोटी छोटी गलतियां ढूंढने से अच्छा है कि वो वजह जो है जो आपको साथ में रखने के लिए और मदद करेगी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड लिस्ट। ये तो आई थिंक हम सबको करना चाहिए, जितने भी लोग हैं सब रिलेशनशिप ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाइए आज। और नेक्स्ट है फैंटम एक्स का ख्याल छोड़ दें। एक्स एक्स में थी, पास्ट में थी, अब वो नहीं आएंगी या आएंगे, तो इससे बेटर है कि जो प्रेजेंट का रिलेशनशिप है उस पे ध्यान दें। कौन परफेक्ट द वन मिल सकता है या मिल सकती है उसका ख्याल छोड़ दे। और नेक्स्ट है अडॉप्ट डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी। कुछ अवॉइडेंस को ना प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में, मैंने देखा है कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में भी, जो बहुत ज्यादा इंटीमेसी नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। तो ये चीजें उनको हेल्प कर सकती है। डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी यानी दिन भर अगर आप साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक रोमांटिक गेट अवे नहीं कर सकते हैं, तो एक मूवी दिखाइए। मूवी देखने से शायद आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि अरे बाप रे मैं क्लोज हो रही हूँ उससे बहुत ज्यादा, और डर जाएंगे। इससे अच्छा कोई डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ चीज यूज कर लीजिए, कोई स्पोर्ट्स डे या कुछ भी एडवेंचर पे चले जाइए, तो वो एक चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं और एक वापस से इंटीमेसी आप रीगेन कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। मम्मी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ये बहुत अच्छे कॉन्फ्लिक्ट बस्टर्स होते हैं। इनको लड़ाइयों में किस तरह से अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली अच्छी तरह पता होता है, और क्या होते हैं उनके प्रिंसिपल्स ये भी मैं आपको बताऊंगी। मुझे स्टाइल, यस, और मेंटली ये थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। कभी आपके पार्टनर अगर किसी शादी ब्याह में जाना और नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, हो सकता है उनकी तबीयत जेन्युइनली कोई खराब हो, कहीं जाना है उनको, उनकी भी कुछ प्रायोरिटीज हो सकती है, तो मेंटली ये फ्लेक्सिबल होते हैं। बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी नीड्स को एकदम सटीक तरीके से बता देंगे कि हाँ ये चीज है जो आप नहीं मुझे रिलेशनशिप में दे रहे हैं, मैं इस तरह से डिस्टर्ब हो रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, गेम प्लेयर नहीं होते हैं। अम, जब एक सेकेंड, हाँ, तो ये क्लोज रहना चाहते हैं दूसरे से, और वो मानते हैं कि दूसरे भी ऐसा ही चाहे, तो फिर गेम क्यों खेलना। नेक्स्ट है, यस, ये इंटीमेसी चाहते हैं, और उन्हें ना इसलिए फंसे रहने का डर नहीं लगता, तो उन्हें क्लोजनेस एंजॉय करना आता है। तो चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली हो। ये मिक्स हो गया है मेरे स्क्रीन पे, सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ, तो ये जल्दी माफ भी कर देते हैं सामने वाले को। और जो किसी भी अपने पार्टनर को
पार्टनर के साथ जब ये रहता है तो ये इमोशनल इंटीमेसी और सेक्सुअली जो उनसे वो रहते हैं कनेक्टेड, इस चीज को वो अलग अलग नहीं मानते हैं। इस चीज को दो हिस्सों में बांटने का कोई सेंस नहीं बनता, ये एक जैसा ही होना चाहिए, यू नो। फिर है कि ये मानते हैं कि उनके पार्टनर के इंटेंशंस अच्छे हैं, और इसलिए जब वे हर्ट होते हैं तो उनको फॉरगिव तो क्विकली करते ही हैं, वो चीजों को ना जल्दी भूल के आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। वो उन्हें अपने पार्टनर के साथ प्यार और रिस्पेक्ट से भी पेश आते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उनसे लविंग और रिस्पॉन्सिव तो हों ही, और खुद भी वो चाहते हैं कि नहीं, मैं अपने पार्टनर की मैं वेलबींग का एक्चुअली बहुत देर से हिंदी अनुवाद ढूंढ रही हूँ। पार्टनर की वेलबींग, अपने पार्टनर को अच्छी तरह से एक रिलेशनशिप में रखना, उस चीज के लिए ये ना ज्यादा एफर्ट्स भी उठाते हैं। तो से सपोज अगर सामने वाले को किसी भी चीज में कुछ करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो वो ये उनको या अवॉइडेंट की तरह नीचा दिखाने के बजाय, या एंशियस के तरह रिएक्ट करने के बजाय, उनके कुछ ऐसे वो तरीके निकालते हैं कि अपने पार्टनर को वो ढंग से रख पाए, उनकी वेलबींग अच्छी हो, उनका ख्याल रखें वो, या तो वो अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, क्योंकि वो दूसरों से भी वही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। ऑलराइट, अब जैसे मैंने बताया था कि सिक्योर और इनसिक्योर वाले जब एक साथ होते हैं रिलेशनशिप में तो उनका आउटकम क्या आता है। जब अब इनसिक्योर वाले एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यानी एंशियस अवॉइडेंट लोग, तो ये इस वर्ल्ड के सबसे डेंजरस, बुरे बदतर रिलेशनशिप्स जो है वो ये एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप से ही निकल के बनते हैं। मैक्सिमम डिवोर्स रेट्स जो हमारे इंडिया में है वो एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप की वजह से हैं। ऐसे कुछ चीजें होती है हमारे इंडिया में, मैं कुछ दिन पहले बहुत सरप्राइज थी जान के। जो अवॉइडेंट अवॉइडेंट एक साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज अवॉइडेंट भी दूर भागता है, दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर भागेंगे तो ये कोई रिलेशनशिप तो उनका अच्छा बन नहीं सकता। तो एक लैट करके, लिविंग टुगेदर बट अपार्ट करके एक तरीका होता है, जैसे मैरिड कपल सब रहने लग गए हैं। अरेंज मैरिजेस में ज्यादा होता है, दो अवॉइडेंट्स की अगर जबरदस्ती शादी करा देंगे तो वो ऐसे ही होता है, वो अलग अलग रहते हैं बट साथ में। तो ऐसी चीजें होती है इंडिया में। जब भी किसी की शादी होती है, शादी होने वाली हो या हो चुकी हो, तो ये ध्यान में रखें कि दो लोग जो है वो एंशियस और अवॉइडेंट ना हो, क्योंकि इन दोनों के रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसा नहीं है कि उनके रिलेशनशिप ठीक नहीं होते, बहुत हद तक ठीक भी होते हैं, सिक्योर बनने की कोशिश करते हैं दोनों के दोनों में। जब वो चाह रहती कि नहीं, हम चाहते हैं कि हम हमारा रिलेशनशिप बने रहे, बच्चों की वजह से अगर साथ में है या जो भी फॉर वट एवर रीजन, तो इस समय में चीजें ठीक भी होती हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है। एक इनसिक्योर पर्सन को सिक्योर बनने में, ऐसा बुक में कहा गया है कि कम से कम 4 साल लगते हैं, और चार में से एक इंसान होता है जो विलिंग होता है ये चीज करने के लिए। तो कल देखेंगे कि एंशियस अवॉइडेंट ट्रैप में जब आप फंसते हैं तो कैसे इंस्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, क्या सिक्योर प्रिंसिपल्स हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ऐसे कब साइंस होते हैं, वो चीजें जब आपको लगता है कि नहीं, अब ये रिलेशनशिप नहीं, अब ये रिलेशनशिप में मेरे लिए कुछ नहीं रहा गया, अब मुझे जो है इससे निकलना है। वो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेट करने के 5 खास प्रिंसिपल है, वो फॉलो कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेंगे, चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छा हो भी तो भी। तो वो 5 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और या आज के लिए बस